गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से एक बार आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हमारा कल का अधूरा भाग था, पिछले वीडियो में जो हमने विशेषण पढ़ा था, एडजेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था, वो भाग आज के इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने विशेषण के बारे में, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और कुछ उदाहरण पिछले वीडियो में हमने जाना था। तो आज हम जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ पार्ट है, वो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा करेंगे। तो कल आपने देखा था इस पीपीटी के माध्यम से हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण को हमने शुरू किया। उसमें जो आपकी वर्तिका बुक है, उस वर्तिका बुक में से विशेषण जो 8वां चैप्टर है वो हमने शुरू किया था। उसमें हमने विशेषण की परिभाषा जानी थी। क्या परिभाषा थी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा हमने कल के वीडियो में देखी थी। आशा करता हूं कि ये परिभाषा आपको याद हुई होगी, याद करना है आपको। और उसके बाद कुछ एग्जांपल भी हमने देखे थे किस तरह से विशेषण है। उसके बाद फिर हमने आगे देखा था विशेषण और विशेष्य के बारे में। याद है? विशेष्य के बारे में। विशेष्य किसे कहा जाता है? तो विशेष्य वो होता है जो वाक्य में आए संज्ञा शब्द होते हैं, वो विशेष्य कहलाते हैं। वो भी हमने कल देखा था। देखिए नीचे जो दिया गया है, जो विशेषण विशेष्य से पहले लगाए जाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो वो जो शब्द होते हैं, लाल गुलाब, काला कुत्ता, यहाँ पर इस वाक्य में लाल शब्द विशेषण है, गुलाब शब्द विशेष्य है। ये हमने कल जाना था। याद है सभी को? हाँ। उसके बाद हमने विशेषण के भेद जाने थे। कौन कौन से हैं विशेषण के भेद? हाँ, विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद फिर हमने विशेषण के प्रकार एक एक विस्तार से हमने जाना था। विशेषण गुणवाचक में जिस विशेषण शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आम मीठा है, इसमें गुणवाचक विशेषण मीठा ये शब्द है। ठीक है? उसके बाद फिर हमने दूसरा प्रकार पढ़ा था, वो है संख्यावाचक विशेषण। पढ़ा था ना? यस। तो संख्यावाचक विशेषण में जिस विशेषण से संख्या का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 5, 4, 8। इसमें हमने इसके 2 उपभेद भी पढ़े थे। कौन से 2 उपभेद? यस, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बिल्कुल सही कहा आपने। ये निश्चित और अनिश्चित, इसके भी हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था। निश्चित किसे कहा जाता है, अनिश्चित किसे कहा जाता है। निश्चित में जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, फिक्स संख्या का पता चले, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 छात्र, 5 गाय, 10 आम, 1 दर्जन। यहाँ पे निश्चित संख्या का हमें बोध हो रहा है, तो इन्हें निश्चित कहा जाता है। और अनिश्चित उसके बिल्कुल अपोजिट, कंप्लीट डिफरेंट। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें, कुछ, थोड़े, कई, हजारों, ऐसे शब्द जहां पे अनिश्चितता दर्शाई जाती है वो अनिश्चित कहलाते हैं। उसके बाद फिर हमने तीसरा प्रकार पढ़ा था। हाँ, कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। बिल्कुल सही। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में मैंने आपको फर्क बताया था। संख्यावाचक में हम गिनते हैं, नंबर्स का बोध होता है, और परिमाण में मापतोल का, नापने का बोध होता है। तो जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी 2 प्रकार हमने पढ़े थे, सेम संख्यावाचक की तरह। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें भी निश्चित मात्रा का जहां बोध होता है, जैसे 10 किलो फिक्स बोध हो रहा है, 4 लीटर यहाँ पर भी फिक्स हो रहा है। अनिश्चित में वैसा नहीं होता है, कुछ कपड़ा, थोड़ा सा दूध, यहाँ पे अनिश्चितता है। तो इसलिए ये हमने यहाँ तक कल के वीडियो में पढ़ा था। याद है सभी को? चलो आज हम पढ़ते हैं अगला प्रकार। कौन सा है? बिल्कुल सही, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी उसे कहते हैं।
सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो आइए हम इसकी परिभाषा जानेंगे। आपके वर्तिका बुक में भी है, वर्तिका बुक खोल के बैठिए आपके पेज नंबर 43 पर। देखिए 43 पर भी डेफिनेशन दी गई है। क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। आपके वर्तिका बुक में लिखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण से के रूप में किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, एक, ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं, प्रोनाउन वर्ड हैं। जो प्रोनाउन वर्ड होते हैं उन्हें ही सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और जो संकेत करते हैं, जैसे वह लड़का होशियार है, संकेत किया जा रहा है कि वह, तो वह ये शब्द संकेतवाचक विशेषण या उसे सार्वनामिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सर्वनाम शब्द है, प्रोनाउन वर्ड है, इसलिए उसे सार्वनामिक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा वह पुस्तक मेरी है, यह मकान मेरा है, तो वह, यह शब्द सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक क्योंकि उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, और सर्वनामिक इसलिए क्योंकि वो सर्वनाम शब्द हैं। समझा फर्क इसमें? तो जैसे ये आम, वह कमीज, ये विशेषण सर्वनाम से बने हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सबसे सिंपल है। आपको आपकी परीक्षा में, एग्जाम में अगर ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, एक, वह, यह, अगर एग्जाम में आते हैं और कहा जाता है इसमें से विशेषण पहचानो, आपको उसको ऐसे शब्दों को अंडरलाइन करना होगा, ए, वह, और भेद का नाम लिखना होगा संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो ये चार प्रकार हमने पढ़े, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आशा करता हूं कि आपको सभी विशेषण समझ में आए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आप उसको अच्छी तरह से समझे भी होंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए विशेषणों की तुलना, देखिए पेज नंबर 43 पर नीचे दी गई है, विशेषणों की तुलना किस तरह से की गई है। उसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये तीन प्रकार दिए गए हैं, वो हम आगे जानेंगे। तो विशेषणों की तुलना में देखिए पेज नंबर 43 पर आपके बुक में, तो उसमें सबसे पहला है मूलावस्था क्या होती है। एक चार्ट के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा क्या होता है। मूल अवस्था में विशेषणों का सामान्यतः किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। मूल अवस्था में किसी के साथ तुलना, कंपैरिजन नहीं होता, कंपेयर नहीं किया जाता, वो उसे मूल अवस्था कहते हैं। जैसे नेहा परिश्रमी है, यहाँ पे किसी के साथ नेहा का तुलना नहीं हो रही है, परिश्रमी है। विनय अच्छा बालक है, ये सिर्फ मूल अवस्था है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 44 पर। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है, जब किसी विशेषण द्वारा दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता या अधिकता बतलाई जाती है, वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। दो विशेषण द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों को तुलना करके न्यूनतम यानी कमीपन या अधिकता, उसके अंदर क्या अधिकता है बतलाई जाती है, वो विशेषण उत्तरावस्था होती है। जैसे एग्जांपल, गिरीश से अधिक अच्छा है, मनीष गिरीश से अधिक अच्छा है। यहाँ पे दो व्यक्तियों की तुलना हो रही है। जैसे बबीत अक्षर की अपेक्षा मोटा है, बबीत और अक्षर ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों की तुलना हो रही है उनको अलग दिखाने के लिए, उनका न्यूनतम या अधिकतम बतलाने के लिए। इसे कहा जाता है उत्तरावस्था, जहां पे कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। और जिसमें तुलना नहीं होती वो मूल अवस्था होती है, किसी से तुलना नहीं हो रही। तो ये है उत्तरावस्था। आपके वर्तिका में दिया गया है मनीष गिरीश से अधिक अच्छा है। पहले इसमें क्या कहा था मूल अवस्था में कि विनय अच्छा बालक है, किसी से तुलना नहीं, और यहाँ पे तुलना है, मनीष गिरीश से अधिक अच्छा है, तुलना है। और तीसरा में देखिए, तीसरा क्या है, उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था दूसरा, तीसरा उत्तम अवस्था। इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उनमें से एक की सबसे अधिक न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। जैसे नेहा सबसे सुंदर लड़की है,
इसमें इसके एक और आगे जो सीढ़ी है वो सीढ़ी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कभी अक्षर की अपेक्षा मोटा है बताया गया है, उससे एक और ऊपर जाके देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर आपकी वर्तिका बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें से दो अधिक व्यक्तियों के बारे में या वस्तुओं के बारे में तुलना की जाती है और उसके अंदर अच्छा या बुरा बताया जाता है या अधिकतम बताया जाता है। जैसे मेरे परिवार में पिताजी सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा, अच्छा, अधिक अच्छा और सबसे अधिक अच्छा। अच्छा क्या है, मूल अवस्था, और अधिक अच्छा उत्तरावस्था, और सबसे अधिक अच्छा उत्तमावस्था। ये तीन प्रकार। आइए आपको कुछ एक चार्ट के माध्यम से मैं समझाऊंगा क्या होता है। देखिए इस चार्ट को देखिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इन शब्दों के माध्यम से आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। पहला देखिए, मूलावस्था में अधिक, उत्तरावस्था में अधिकतर, उत्तम अवस्था में अधिकतम। ये फर्क है इन तीनों अवस्थाओं में, ये तुलना है विशेषण। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, चतुर, चतुरतर, चतुरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम। इसके अलावा आपके वर्तिका बुक में भी इसके उदाहरण दिए गए हैं। पेज नंबर 44 पर 44 पर देखिए, अल्प, अल्पतर, अल्पतम, उच्च, उच्चतम, उच्चतर, उच्चतम, कठिन, कठिनतर, कठिनतम, उसके बाद श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम। ऐसे एग्जाम्पल आपके वर्तिका बुक में भी दिए गए हैं, वो ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसमें क्या होता है। उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था को सूचित करने के लिए अंत में तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये उत्तरावस्था में तर और उत्तम अवस्था में तम। अंत में यहाँ पर अधिक है तो उत्तरावस्था में तर लगाते हैं, उत्तम अवस्था में तम लगाते हैं, ये फर्क है। तर और तम ये उत्तर अवस्था में और उत्तम अवस्था में लगाया जाता है, समझा। तो ये है। एक और ध्यान बात बताई गई, देखिए नीचे नोट, वर्तिका बुक में देखिए आपकी नोट क्या कहा है कि कभी कभी उत्तर अवस्था तथा उत्तम अवस्था रूप बनाने के लिए क्रमशः अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। तो इसमें अच्छा कौन है, मूल अवस्था है। उसके बाद अधिक अच्छा क्या है, उत्तर अवस्था है, और उत्तम अवस्था में क्या है, सबसे अधिक अच्छा। ये शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये है विशेषणों की तुलना, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। आपको प्रश्न एग्जाम में इस तरह से आ सकते हैं। इस पर देखिए कुछ शब्द आपको दिए जाएंगे, वो शब्द पहचानना होगा कि ये किस अवस्था का शब्द है। सपोज शब्द दिया गया आपको कठिनतर या अधिकतर शब्द दिया गया, तो ये शब्द विशेषण की किस अवस्था का उदाहरण है या शब्द है, ऐसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना होगा ये उत्तर अवस्था का उदाहरण है। इसमें से कोई भी आ सकता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, सिर्फ अगर तर लगता है तो उत्तर अवस्था होगी, अगर तम लगता है तो उत्तम अवस्था होगी। ये फर्क आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तर और तम का फर्क आप ध्यान रखेंगे तो सिर्फ पहले पहचान नहीं मिलेगी। और मूल अवस्था में तो शब्द मूल होते हैं, कोई फर्क नहीं उसमें, ठीक है। तो उसके बाद विशेषण शब्दों की रचना जो दी गई है आपके संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया द्वारा, अव्यय द्वारा, किस तरह से उसकी रचना होती है वो आपको पेज नंबर 44-45 पर दी गई है। संज्ञा यानी नाउन के द्वारा विशेषण की रचना कैसे है, जैसे आदर, आदरणीय, इतिहास, ऐतिहासिक, कुल, कुलीन, भारत, भारतीय, भूगोल, भौगोलिक, नगर, नागरिक, पंजाब, पंजाबी, बंगाल, बंगाली, धन, धनवान, चमक, चमकीला, धर्म, धार्मिक, और विष, विषैला। ये संज्ञा के द्वारा हुआ। सर्वनाम के द्वारा कैसे, सर्वनाम शब्द जो हैं यह, वह, ए, वे, यह ऐसा, जो जैसा, वो वैसा, कौन कैसा, आप आपका, वह वैसा, मैं मेरा, तू तेरा, उन उनकी। ये विशेषणों की रचना है संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा, अव्यय द्वारा, क्रिया यानी वर्ब द्वारा,
जैसे पढ़ना पाठक, चलना चालू, खेलना खिलाड़ी, गाना गायक, लिखना लेखक, लुटना लुटेरा, बेचना बिकाऊ। ये क्रिया द्वारा हुआ। और अंत में अव्यय द्वारा देखिए, आगे अगला, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी, सतह सतही, बाहर बाहरी, भीतर भीतरी, नीचे निचला, आखिर आखिरी। ये हुआ अव्यय द्वारा। ऐसे भी आपको एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, तो आपको इन शब्दों को, इन रचनाओं को ध्यान से पढ़ना है। संज्ञा द्वारा कैसे होता है, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा और अव्यय द्वारा। ये आप ध्यान से घर पे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। वैकल्पिक प्रश्न यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को सही पहचानना है। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यस, बिल्कुल सही। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आंसर है तीसरा, क्योंकि परिभाषा ही उसकी है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी विशेषण का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही बताया आपने। भाववाचक ये नहीं है, क्योंकि गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाण में भाववाचक संज्ञा होती है, विशेषण नहीं होता। तो पहला ऑप्शन सही है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाता है? हाँ, विशेषण कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आगे, पांचवा, अब वे गरीब नहीं रहे, रेखांकित अंश के विशेषण का भेद बताइए। ये जो गरीब शब्द है, इसको अंडरलाइन किया गया है, ये किस भेद का एग्जांपल है? गुणवाचक का है, संख्यावाचक का है, परिमाणवाचक का है, संकेतवाचक का है? हाँ, गरीब, ये उसका अवस्था बता रहा है कि गरीब है, तो ये गुणवाचक में आएगा। तो गुणवाचक सही जवाब है। उसके बाद फिर अंत में, कुछ लड़के जा चुके हैं, रेखांकित अंश के विशेषण का भेद बताइए। ये जो रेखांकित शब्द है कुछ, ये कुछ ये शब्द इनमें से किस भेद का एग्जांपल है? गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। बताइए कौन सा है? हाँ, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि कुछ लड़के कहा गया है, कुछ यानी अनिश्चितता है, संख्या नहीं पता हमें। तो सही आंसर है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर विशेषण पूरा होता है। कल का एक वीडियो, आज के वीडियो के माध्यम से विशेषण हमने ध्यान से पढ़ा है। देखिए, एक जरूरी सूचना आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये विशेषण हमने रिवीजन में पढ़ा है, इससे पहले हमने अप्रैल में पढ़ा था। और ये विशेषण आपके PA1 एग्जाम में, पीरियोडिक असेसमेंट जो अभी होगा जुलाई में, 10 जुलाई के बाद, तो उसमें इस विशेषण के ऊपर प्रश्न आएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इससे पहले भी आपको मैंने वर्कशीट भेजी है, वो वर्कशीट को पूरा कीजिए। अभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, वर्तिका को पढ़िए, और जो पीरियोडिक असेसमेंट है उसमें इसके प्रश्न इस पर आएंगे। ध्यान से आपको उसकी परिभाषा पढ़ना है, उसके भेद के नाम याद करना है, किस भेद का कौन सा एग्जाम्पल है वो भी याद करना है। तो ये संदेश आपको ध्यान से सुनना है। तो हम इस उम्मीद से, इस आशा से यहीं रुकते हैं, और अगले वीडियो के माध्यम से हम जल्द मिलेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।